सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर की लेक्चर सीरीज के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल को पढ़ने से पहले आइए हम रिवाइज करते हैं प्रोग्राम की डेफिनेशन को। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि मेमोरी में, यहाँ पे मेमोरी के प्रोग्राम एरिया में कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस में ये इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड रहते हैं। तो जब भी आप किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोग्राम का जो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाता है, वहां एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद जो दूसरी लोकेशन पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है वो जाता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, वहां एग्जीक्यूट होता है। इस तरह से जब तक प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, यानी कि लास्ट लाइन जो कि हॉल्ट है, हॉल्ट इंस्ट्रक्शन नहीं आ जाता, ये पूरा प्रोग्राम एक एक करके इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता रहता है। उसी प्रकार हर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए कुछ सीक्वेंस या फिर फेजेस से गुजरता है, जिसे कि हम इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। वो फेजेस क्या है? सबसे पहले जब आप किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो जो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लोड होता है, फिर वहां पर डिकोड होता है, फिर इफेक्टिव एड्रेस, थर्ड स्टेप में इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट किया जाता है अगर वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, और चौथे स्टेप में वो इंस्ट्रक्शन जो कि यहां डिकोड करके निकला था कि कौन क्या ऑपरेशन होना है, वो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, जिसे आप एग्जीक्यूशन कहते हैं, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। तो ये फेजेस हैं, इसी को इंस्ट्रक्शन साइकिल कहा जाता है। जब भी आप किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, जो सबसे पहला काम होता है वो होता है, जो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है, इसका जो एड्रेस है, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द प्रोग्राम इज लोडेड इन द प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर में जो प्रोग्राम का स्टार्टिंग एड्रेस है वो लोड हो जाता है। उसी के साथ साथ जो सीक्वेंस काउंटर है ये क्लियर हो जाता है, ताकि अगली क्लॉक पल्स में T0 टाइमिंग सीक्वेंस जनरेट हो, और हर अगली क्लॉक पल्स में ये सीक्वेंस काउंटर इंक्रीमेंट होता रहता है। कब तक? जब तक ये 16 क्लॉक पल्स को जनरेट ना कर दे, T0 से लेकर T15 तक, या फिर इसे बीच में क्लियर ना किया जाए। इंस्ट्रक्शन साइकिल का सबसे पहला फेज है फेच एंड डिकोड। आइए समझते हैं ये कैसे काम करता है। आप यहां पे देख पा रहे हैं जो मेमोरी यूनिट का एड्रेस पार्ट है, एड्रेस लिंक है, इससे सिर्फ एड्रेस रजिस्टर ही जुड़ा हुआ है, और जैसे ही हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया था तो जो प्रोग्राम का स्टार्टिंग एड्रेस है वो हम प्रोग्राम काउंटर में लोड हो गया था। तो यानी कि सबसे पहले हमें चाहिए कि इस प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को हम एड्रेस रजिस्टर में ट्रांसफर करें। क्यों? क्योंकि जो प्रोग्राम है वो मेमोरी में लोड है, मेमोरी से हमने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लोड करना है। तो प्रोग्राम काउंटर जो कि स्टार्टिंग एड्रेस को लोड करता है, स्टोर करता है इनिशियली, उसका जब कंटेंट हम एड्रेस रजिस्टर में डालेंगे तभी मेमोरी को पता लगेगा कि सबसे पहला इंस्ट्रक्शन कहां पर लोड है, और वो उसे यहां से रीड करने के पश्चात, मेमोरी रीड ऑपरेशन के पश्चात उसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लोड करेगा। क्योंकि जब हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया था, इनिशियली सीक्वेंस काउंटर 0 हो गया था। इसका मतलब जैसे ही सीक्वेंस काउंटर क्लियर हुआ तो अगला जो क्लॉक पल्स है, टाइमिंग सिग्नल, वो है T0 जनरेट होगा। तो ये काम सारा T0 टाइमिंग सिग्नल जिस वक्त जनरेट होगा उस वक्त होगा। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं सबसे पहले जो T0 टाइमिंग सिग्नल जनरेट हुआ
प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट एड्रेस रजिस्टर में लोड किए गए। और हम पहले से जानते हैं ऐसा कैसे होगा। ऐसे 16 बिट कॉमन बस के थ्रू हम कैसे इसमें लोड करेंगे प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को एड्रेस रजिस्टर में। प्रोग्राम काउंटर को आप सिलेक्शन लॉजिक S0 S1 S2 के माध्यम से सेलेक्ट करेंगे। वो कब सेलेक्ट होंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसकी वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे S0 S1 S2 0 1 0 है। तो इस प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट जैसे ही ये सिलेक्शन लॉजिक से सेलेक्ट करेगा इस 16 बिट कॉमन बस में आ जाएंगे और उस रजिस्टर में लोड होंगे जिसका लोड सिग्नल 1 है। तो यहां पे एड्रेस रजिस्टर का जो लोड सिग्नल है वो जब इनेबल हो जाएगा या 1 हो जाएगा तो वो एड्रेस रजिस्टर में लोड हो जाएगा। यही यहां पे दिखाया गया है। पहली क्लॉक पल्स में टाइमिंग सिग्नल जब T0 एक्टिव है तो सिर्फ इतना ही काम होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लॉक पल्स में जब T1 टाइमिंग सिग्नल एक्टिव है तो होगा इंस्ट्रक्शन फेच, यानी कि मेमोरी से जो पहला इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लोड होगा। इसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन फेच। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि T1 टाइमिंग साइकिल में ये जो मेमोरी के इस एड्रेस के कंटेंट हैं ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लोड हो रहे हैं। ये AR क्या है, एड्रेस रजिस्टर के कंटेंट, और एड्रेस रजिस्टर के कंटेंट हैं क्या, प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट जो हमने क्लॉक पल्स जब ये T0 जनरेट हुआ था तब यहां लोड किए थे। ये है क्या, इनिशियली प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट क्या थे, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि यहां पे ये स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द प्रोग्राम जो एड्रेस ये AR एक्चुअली एक एड्रेस को डिनोट कर रहा है जो कि स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द प्रोग्राम है, यानी कि मेमोरी के इस स्टार्टिंग एड्रेस की लोकेशन के कंटेंट को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लोड किया गया है। राइट, तो स्टार्टिंग लोकेशन के कंटेंट जो पहला इंस्ट्रक्शन है वो अब 16 बिट कॉमन बस में ट्रांसफर करना है। वो कैसे होगा, जब आप मेमोरी यूनिट को सेलेक्ट करेगा या सिलेक्शन लॉजिक S0 S1 S2 जब तीनों 1 होंगे यानी 7 के इक्विवेलेंट होंगे तो मेमोरी ये सिलेक्शन लॉजिक जिसको भी सेलेक्ट करता है उसके कंटेंट 16 बिट कॉमन बस में आ जाते हैं। तो इस वक्त इसने क्या सेलेक्ट किया, 7 यानी मेमोरी को, और मेमोरी का कौन सा लोकेशन, वो लोकेशन जहां पे पहला इंस्ट्रक्शन लोड है उसके कंटेंट को 16 बिट कॉमन बस में यहां लोड कर दिया और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के लोड सिग्नल को इनेबल कर दिया। तो मेमोरी लोकेशन, मेमोरी का इस लोकेशन का कंटेंट यहां पे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लोड हो गया और इसी क्लॉक पल्स में इसी समय प्रोग्राम काउंटर भी इंक्रीमेंट हो गया। ये देखिए इसमें प्रोग्राम काउंटर है, इसमें इंक्रीमेंट सिग्नल है, वो भी इनेबल हो गया इस T1 क्लॉक पल्स में। क्यों, क्योंकि एज पर द डेफिनेशन प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। मेमोरी में सारे इंस्ट्रक्शन कॉन्जिक्यूटिव लोकेशंस में स्टोर्ड हैं, यानी पहला इंस्ट्रक्शन एक लोकेशन में, फिर उसकी अगली लोकेशन में दूसरा इंस्ट्रक्शन, फिर उसकी अगली लोकेशन में तीसरा इंस्ट्रक्शन, इस तरह से सारे इंस्ट्रक्शन एक के बाद एक लोड हैं। तो अब चूंकि पहला इंस्ट्रक्शन जो इनिशियली कंटेंट थे प्रोग्राम काउंटर के वो तो यहां लोड हो चुके हैं, अब इसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड जो भी हो उसका एड्रेस यहां पे लोड करना है जो कि अगली लोकेशन है। तो अगली लोकेशन में कब पहुंचेगा, जब PC यानी प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा बाय 1। तो इसलिए ये T1 टाइमिंग साइकिल में दो ऑपरेशन होते हैं, एक इंस्ट्रक्शन फेच, दूसरा इंक्रीमेंटिंग द प्रोग्राम काउंटर। इसके बाद सीक्वेंस काउंटर इंक्रीमेंट हो जाता है और T2 टाइमिंग साइकिल, ये जो है T2, ये एक्टिव हो जाती है और इस फेज को हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन डिकोड फेज। यहीं पे इंस्ट्रक्शन डिकोड होता है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो डिकोडिंग फेज में
जो इंस्ट्रक्शन कोड के बिट नंबर 12, 13 और 14 है, ये इस डिकोडर, ये यहाँ पे जो डिकोडर है, ये इसके कॉम्बिनेशन के अनुसार कोई एक D0 से लेकर D7 तक कोई एक सिग्नल हाई होगा। यही डिकोडिंग प्रोसेस है। और जो इसकी इंस्ट्रक्शन कोड की 15 बिट है, ये आई वाले जो फ्लिप फ्लॉप है एक बिट का, इसमें लोड हो जाएगी। और जो ये एड्रेस पार्ट है इंस्ट्रक्शन कोड का 0 बिट से 11 बिट तक, ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लोड हो जाएगा। ये सॉरी एड्रेस रजिस्टर में लोड हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन कोड का बिट नंबर 0 से बिट नंबर 11, ये 12 बिट्स एड्रेस रजिस्टर में लोड हो जाएंगी। और इसके बाद सीक्वेंस काउंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा। जब सीक्वेंस काउंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइमिंग साइकिल जो होगी वो T3 होगी। आइए इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि डिकोडिंग कैसे हो रही है। तो हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फेच हो चुका है T2 पल्स में, क्लॉक पल्स में इंस्ट्रक्शन फेच, यहाँ डिकोड प्रोसेस शुरू हो चुकी है। तो डिकोडिंग होती कैसे है? अगर डिकोडर का D7 सिग्नल हाई है, ये कब होगा? जब बिट नंबर 12, बिट नंबर 13 और बिट नंबर 14 1 होंगे, राइट? तो अगर डिकोडर का D7 जो सिग्नल है वो हाई होगा, यानी बिट नंबर 12, बिट नंबर 13 और बिट नंबर 14 तीनों 1 होंगी, तो या तो ये इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन होगा या ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होगा, राइट? तो कैसे? D7 अगर 1 है तो इसके बाद ये बिट नंबर 15 को चेक करता है, राइट? बिट नंबर 15 अगर 1 है तो ये इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है, और अगर ये 0 है तो ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। इसी प्रकार अगर ये D7 सिग्नल 0 है, इसका मतलब अगर ये 0 है तो ये बिट नंबर 12, बिट नंबर 13, बिट नंबर 14 तीनों 1 नहीं है। वो कुछ भी हो सकती है 0 से लेकर 6 तक, लेकिन वो, यानी अगर हम यहां पे देखें तो ये कोई भी सिग्नल हाई हो सकता है सिवाय इसके। तो ये 6 कॉम्बिनेशन है, ये कोई भी हाई हो तो ये एक मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होगा। अब मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब इनके बीच में कैसे आप डिसाइड करेंगे कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? ये बिट नंबर 15 जो कि मोड सिलेक्शन बिट है उसकी वैल्यू को चेक करता है। अगर वो 0 है तो ये डायरेक्ट मेमोरी रेफरेंस है, और ये अगर 1 है तो ये इनडायरेक्ट मेमोरी रेफरेंस है। तो मान लीजिए जिस इंस्ट्रक्शन की हम अभी बात कर रहे हैं वो D7 0 है और ये I1 है, तो क्या होगा? ये मेमोरी रेफरेंस है और ये इनडायरेक्ट मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। यानी कि इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पार्ट है, इट डज नॉट होल्ड द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, बट it holds the address of that location in the memory which actually contains the address of the operand। ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग आपको याद आया होगा। यहाँ पे 300 जो कि एड्रेस है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में ये जो एड्रेस पार्ट है ये एक्चुअली ऑपरेंड का एड्रेस नहीं है, बल्कि ये मेमोरी की उस लोकेशन का एड्रेस है जहां पर एक्चुअल ऑपरेंड का एड्रेस स्टोर्ड है। तो यानी कि मेमोरी के दो रेफरेंस लगेंगे। पहली बार में आपने ये जो लोकेशन है इसको एड्रेस रजिस्टर में स्टोर करना है, और फिर मेमोरी से इस लोकेशन के कंटेंट को आपने फेच कराना है। तो यहां पे आप अगर देख पाए इस फ्लो चार्ट में, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? MAR अगेन टू AR, यानी कि मेमोरी के इस लोकेशन के कंटेंट को अगेन एड्रेस रजिस्टर में डाल दो। अगर ये डेटा होता तो यहां पे MAR टू DR होता,
यानी कि मेमोरी के इस लोकेशन के कंटेंट को हम डालते डेटा रजिस्टर में अगर ये ऑपरेंड होता, लेकिन ये ऑपरेंड नहीं है, ये अगेन एक एड्रेस है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में। तो आपने मेमोरी के इस लोकेशन के कंटेंट 300 के कंटेंट को अगेन एड्रेस रजिस्टर में डाल दिया, क्योंकि ये भी एक एड्रेस है। और फिर उसके बाद इस लोकेशन के कंटेंट को, क्योंकि यहां पे ऑपरेंड स्टोर किया है, ऑपरेंड स्टोर्ड है, इसको आप डेटा रजिस्टर में स्टोर करेंगे। आइए हम देखते हैं फ्लो चार्ट में दोबारा। यहां पे आपने मेमोरी के जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में एड्रेस पार्ट है उसके कंटेंट को, मेमोरी के उस लोकेशन के कंटेंट को अगेन आपने एड्रेस रजिस्टर में लोड कर दिया। और 16 बिट कॉमन बस में ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा ये आपको पता ही है। कैसे? मेमोरी यूनिट सिलेक्शन लॉजिक S0 S1 S2 इस मेमोरी यूनिट को सेलेक्ट करेंगी अगर ये तीनों की वैल्यू 1 1 1 है और ये रीड सिग्नल इनेबल है। ये एड्रेस रजिस्टर यहाँ पे उस लोकेशन का एड्रेस है मेमोरी में, जहां पे मेमोरी में एड्रेस, क्योंकि ये इनडायरेक्ट मेमोरी मोड है तो इसमें अगेन एक एड्रेस का लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। और क्योंकि एड्रेस रजिस्टर डायरेक्ट इसकी एड्रेस लाइन से जुड़ा हुआ है तो मेमोरी रीड होते ही उस लोकेशन के कंटेंट, वो एड्रेस का लोकेशन इस 16 बिट कॉमन बस में आ जाएगा। और आप देख पा रहे हैं ये अगेन कहां जा रहा है, एड्रेस रजिस्टर को दोबारा लोड कर रहा है नए एड्रेस से। तो यानी कि उसी समय एड्रेस रजिस्टर का लोड सिग्नल भी इनेबल या हाई होगा और वो जो नई लोकेशन का एड्रेस है इनडायरेक्ट मेमोरी रेफरेंसिंग में, वो इस एड्रेस रजिस्टर में यहां पे लोड हो जाएगा। अब चूंकि मेमोरी जो हमारा साइज था 4096/16 था, यानी मेमोरी की हर लोकेशन में 16 बिट एड्रेस लोड हो सकता है और एड्रेस रजिस्टर है वो 12 बिट का ही है। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन ये 16 बिट कॉमन बस में 16 बिट्स होंगी, लेकिन एड्रेस रजिस्टर में जो लीस्ट सिग्निफिकेंट 12 बिट्स होंगी 0 से लेकर 11 तक वो ही लोड होंगी, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 12 बिट ही है और यहाँ पे 16 बिट एड्रेस आ रहा है। तो 4 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होंगी इस 16 बिट कॉमन बस में जो मेमोरी की इस लोकेशन से आई होंगी वो डिस्कार्ड हो जाएंगी। तो इन्हीं 4 डिसीजन प्रोसेस को यहाँ पे इस फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अगर टाइमिंग सिग्नल T3 1 हो और आई बिट D7 1 ना हो, राइट। 1 ये कब होगा D7? जब बिट नंबर 12, बिट नंबर 13, बिट नंबर 14 तीनों 1 हो। यानी कि अगर ये D7 कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब D7 डिकोडर का जो D7 आउटपुट है वो 1 नहीं है, यानी कि इनमें से कोई ये 0 से लेकर 6 तक कोई सिग्नल हाई है। तो इसी को यहां पे इसने डिनोट किया है, राइट। तो यानी कि अगर D7 बिट हाई ना हो, ये वाली कंडीशन D7 0 है और इनडायरेक्ट मोड सिलेक्शन बिट है जो वो 1 हो, यानी कि ये आई सिलेक्शन ये 1 है, तो ये इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग है। तो उसमें क्या हो रहा है, अगेन एड्रेस फेच हो रहा है, ये हुआ। और अगर ये D7 0 हो और ये मोड सिलेक्शन बिट 1 हो, 0 हो, सॉरी आई, तो ये डायरेक्ट मेमोरी रेफरेंसिंग है। कौन सी वाली? ये वाली। और इसमें क्योंकि इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट ही नहीं करना, क्योंकि ये जो एड्रेस पार्ट है इंस्ट्रक्शन कोड का ये ऑपरेंड का ही एड्रेस है, तो यानी कि यहां पर इस समय T3 के समय इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट ही नहीं करना। तो यानी कि अगर इस डिकोडिंग प्रोसेस में D7 0 हो और आई बिट 0 हो तो इस T3 क्लॉक पल्स में कुछ भी नहीं होता, अगर ये आई बिट 0 हो तब बस T3 में कोई भी काम नहीं होता और सीक्वेंस काउंटर इंक्रीमेंट हो जाता है ताकि वो अगली जो एग्जीक्यूशन साइकिल है वहां पहुंच पाए, T4 टाइमिंग सिग्नल को जनरेट कर पाए। और अगर ये D7 सिग्नल हाई है, 1 है, तो फिर अगेन जो ये बिट नंबर 15 है ये
ये डिसाइड करती है कि ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है कि ये इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। अगर D7 1 है और ये आई की वैल्यू 0 है तो ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। तो T3 टाइमिंग साइकिल में ये जो भी रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन जो भी कह रहा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद सीक्वेंस काउंटर रीसेट हो जाएगा, यानी कि इसके बाद T0 टाइमिंग सिग्नल जनरेट होगा, राइट। और इसी प्रकार अगर D7 1 है और आई की वैल्यू भी 1 है तो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। तो T3 टाइमिंग साइकिल में ये इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा और सीक्वेंस काउंटर क्लियर हो जाएगा, ताकि क्योंकि अब इसको इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है, इसको आगे की टाइमिंग साइकिल्स की जरूरत नहीं है, ये क्लियर हो जाएगा तो दोबारा T0 टाइमिंग सिग्नल जनरेट होगा। तो इस लेक्चर में हमने इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में जाना। अगले लेक्चर में हम समझेंगे कि रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन किस तरीके से मेमोरी में एग्जीक्यूट होते हैं। धन्यवाद।